अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल काशिफ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। पेश खिदमत है आपका होस्ट काशिफ नई और बहुत ही सनसनीखेज़ दलाइल के साथ भरपूर ये वीडियो, जो कि आज इलेक्शन इल्तवा के केस में जो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है कमरा अदालत से, जो ताज़ा अहवाल है और जो बहस हुई जजेस और वकला के दरमियान, उसकी अहवाल आपके सामने हाजिर खिदमत करने जा रहा हूं। और इसके अलावा आज की वीडियो में अपने व्यूवर्स के लिए इरफान कादिर, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, बेंच से जो बोल्ड और सवाल जवाब का सिलसिला, उसके बारे में कुछ नुकात पेश करूंगा। और इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज़ का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो ख़त है और ओहदे से फौरी दस्तबरदार होने का मुतालबा उन्होंने किया है, उसके नुकात और अहम बात है बहुत, उसके बारे में आपको तफसील, और इमरान खान ने जो आज अहम बयान दिया है उसकी मालूमात आपको शेयर करूंगा आपसे। तो शुरू करता हूँ नाज़रीन। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन इल्तवा केस के हवाले से कमरा अदालत का अहवाल है, उसका कुछ जो लुबे लुबाब है वो बयान करने जा रहा हूँ आपसे। सबसे पहले आज जैसे ही समाअत कमरा अदालत में शुरू हुई तो फ़ारूक एच नाइक, जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, रोस्टम पर आ गए और सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत शुरू हुई तो कमरा अदालत भर गया। आज वकला की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद रही। अच्छा, सवाल जो आपका सिलसिला शुरू हुआ तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि क्या आपने बाइकआउट ख़त्म कर दिया है, क्या कार्रवाई में शामिल होंगे। अखबारात में तो बाइकआउट का छपा हुआ था। फ़ारूक एच नाइक से सवाल किया तो जिस पर फ़ारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि हमने बाइकआउट नहीं किया, हम कार्रवाई में शामिल होंगे, ये जवाब दिया। और उसके बाद उनका जैसे टीवी पर चला है कि एक अहम मीटिंग हुई है, सब अलामिया की खबरें चलाते रहे हैं, आप कहें कि क्या आपने वो अलामिया वापस लिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर का फ़ारूक एच नाइक से ये मुकालमा हुआ, जिस पर उस पर मज़ीद बात हुई। तो हम अभी आपको नहीं सुन रहे, हमें मालूम है हुकूमतें कार्रवाई का बाइकआउट नहीं करती, अगर आप बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं। जस्टिस उमर बंदियाल ने ये बात की। उसके बाद अदालत ने सियासी जमातों के वकला को बैठने की हिदायत कर दी। जो दलाइल थे वो ना सुनने का वाज़े तौर पर एक इशारा दे दिया। अच्छा, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल जो है उनसे दलाइल शुरू करने की बात की। तो दलाइल शुरू हुए तो अच्छा, इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बता दें। ये था हमारी, जिस पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि हमारा वकालतनामा आपके पास है, और ये अकरम शेख साहब नून लीग के वकील, उनकी तरफ से भी यही बात की गई। तो आपका वकालतनामा मौजूद है, लेकिन जो बयान दिए गए हैं इसका क्या। इस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने उनसे सवाल किया। अच्छा, उसके बाद ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, इसके अलावा हम किसी को नहीं सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हदायत मिली हैं, हुकूमत अदालत का बाइकआउट कर सकती है, चीफ जस्टिस ने कहा। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 रुकनी बेंच बना, 4 जजेस ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अच्छा, इस पर मेरे ख्याल में जस्टिस याहिया अफरीदी ने दरख्वास्तें मुस्तरद की थी। जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह ने तो दरख्वास्तें मुस्तरद नहीं की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का मुकालमा रहा ये। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख आगे कैसे बढ़ा दी, ये जस्टिस इजाजुल हसन ने सवाल किया। जिस पर अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, अटॉर्नी जनरल आप बहुत तेज़ जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे चलें, ये बात की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज अदालती कार्रवाई के दौरान दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कालेदम करार देने की इस्तदा है, ये अटॉर्नी जनरल ने उनको जवाब दिया। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल का मज़ीद कहना था कि सदर को KP में तारीख देने की भी इस्तदा की गई। और इसके बाद दरख्वास्त की बुनियाद 1 मार्च का अदालती फ़ैसला था, ऐसा कहना था अटॉर्नी जनरल का। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ैसले में अदालत पंजाब के लिए सदर और KP के लिए गवर्नर को तारीख देने का कहा था। अच्छा, और गवर्नर KP ने दरख्वास्त दायर होने तक कोई तारीख नहीं दी थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है, और कानून किसको इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार, किसी को इख्तियार नहीं देता इलेक्शन मुलतवी करने का, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस साहब का। और इसके अलावा उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है, जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं इस पर अमल हो चुका। ये चीफ जस्टिस का कहना था। इसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है और अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इंतज़ामिया समेत तमाम इदारों पर लागू होता है।
اس کے علاوہ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کوئی ایسا کیس مجھے نہیں ملا جس میں چیف جسٹس کو بینچ تبدیل کرنے سے روک دیا گیا ہو، اور آپ جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ جوڈیشنل آرڈر نہیں ہے، سپریم کورٹ کی کارروائی عوامی مفاد کے لیے ہوتی ہے، ججز کی رائے الگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ چیف جسٹس کے آج کے ریمارکس تھے۔ اس کے بعد عرفان قادر روسٹم پر آ گئے اور عرفان قادر اٹارنی جنرل کو ریسکیو کرنے کے اچھا اس پر جب روسٹم پر عرفان قادر آئے چونکہ وہ اگریسو پرسن ہے تو فوری جسٹس مجیب اختر نے کہا کہ عرفان قادر اٹارنی جنرل کو ریسکیو کرنے آئے ہیں، اور کم عدالت میں اس بات پر کافی کہکا بھی لگا۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ پی ڈی ایم اور حکومتی وکلاء کی اچھا یہ بات سامنے آئی۔ اچھا چیف جسٹس نے فروق انور کو ہدایت کی کہ فوری طور پہ آپ مشاورت کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تاکہ ہم اسے اس حساب سے ہی آرڈر کریں۔ جسٹس منیب اختر نے آتے ساتھ ہی حکومت کو مزید کافی اس معاملات پہ معاملہ چلائے۔ اچھا چوری اور سینہ والی عرفان قادر اٹارنی جنرل کے کان میں بات چیت اچھا 15 اس پر عرفان قادر نے اٹارنی جنرل کو بچانے آئے ہیں، جس پر منیب اختر نے یہ بات کی، اور اس پر عرفان قادر نے کہا کہ 15 سیکنڈ کا معاملہ ہے، جب بینچ دوبارہ تشکیل ہوا تو 5 رکنی تھا، ایسا جسٹس اعجاز الحسن نے بولا۔ کیا چیف جسٹس کوئی بھی 5 ججز شامل نہیں کر سکتے؟ چیف جسٹس نے کہا۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ چیف جسٹس پہلے والے اراکین شامل کرنے کے پابند نہیں تھے۔ اچھا اس پہ بعد جس عدالتی فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ اقلیتی ہے۔ عدالت نے از خود نوٹس کے اختیار کے استعمال کو بہت احتیاط کی ہے، ایسا چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل سے مکالمے میں آپ چیزوں کو خود سے پالش کر کے پیش کر رہے ہیں، ایسا مکالمہ کیا چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل صاحب سے۔ آج میں فل کورٹ کی تشکیل کے لیے درخواست لایا ہوں، ایسا اٹارنی جنرل نے بولا۔ کچھ دن پہلے میڈیا میں غلط رپورٹ ہوا کہ میری فل کورٹ کی درخواست مسترد ہوئی۔ اچھا آپ ایک طرف اس پر جسٹس منیر اختر نے ان سے مکالمہ کیا کہ آپ ایک طرف فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کیس مؤخر کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب اٹارنی جنرل کی سیکیورٹی ایشو پر ان کیمرہ بریفنگ کی استدعا۔ اچھا فائلیں ہمیں دیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، چیف جسٹس نے ایسا بولا۔ اچھا اس کے بعد پھر آرم فورسز صرف آرمی نہیں، اس میں نیوی اور ایئر فورس بھی شامل۔ ہمیں بتایا گیا کہ 50% پولنگ اسٹیشن پر پورا امن ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ایسا کہنا تھا یہاں کوئی بریفنگ نہیں لے رہے، سیکرٹری دفاع سے کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا میں پاکستان کا چیف جسٹس ہوں، کسی کا غلام نہیں۔ ہم آپ کو پنجاب سے متعلق سیکیورٹی و بریفنگ ان چیمبر بریفنگ دینا چاہتے ہیں، سیکرٹری دفاع نے جواب دیا۔ ہم عدالت سے الگ سنتے نہیں، لیکن علی ظفر سے بات کر لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے جو ہے یہ بات کی سیکیورٹی کی صورتحال اتنی خراب نہیں، اگر کوئی ڈیٹا دینا چاہتے ہو تو دے دیں۔ علی ظفر بھی روسٹم پر آ گئے۔ ریٹائرڈ اہلکار بھی سیکیورٹی دے سکتے ہیں، علی ظفر نے کہا۔ ریٹائرڈ اہلکار اچھا اس کے بعد سیکرٹری دفاع نے کہا کہ ریٹائرڈ اہلکاروں کو ہم ریزرو فورسز کہتے ہیں، ان کو بلانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال پولیس اسٹیشن کی سیکورٹی کے لیے نیوی اور ایئر فورس کو شامل کرنے کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ اچھا چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت نے وہ کام کرنا ہے جو کھلی عدالت میں ہو، کوئی حساس چیز سامنے آئی تو چیمبر میں سن لیں گے، کوئی آ کر کہے تو صحیح کہ کتنے سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ فورسز کا معاملہ صرف آرمی کا نہیں بلکہ نیوی اور ایئر فورس کا بھی ہے، بڑی فوج مصروف ہے تو نیوی اور ایئر فورس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے 50% پولنگ اسٹیشن محفوظ ہیں، فوج میں ہر یونٹ یا شعبہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ چند گھنٹوں کے بعد یا کل صبح تک رپورٹ دے دیں، چیف جسٹس نے سیکیورٹی دفاع کو ہدایت کر دی۔ اچھا سیکرٹری خزانہ فنڈ سے بھی متعلق آگاہ کریں، چیف جسٹس عطا بندیال نے یہ مکالمہ کیا۔ اچھا اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل صاحب وقت ضائع کیے بغیر بتائیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ تبدیل کر سکتا ہے؟ آپ کو 1 گھنٹے سے زائد وقت دیا گیا دلائل کے لیے، لیکن آپ آئینی نقطۂ نظر پر نہیں آ رہے، کہانیاں اسے سنا رہے ہیں جس سے آپ ہدایت لے رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ جوڈیشنل ریکارڈ سے دکھائیں، چیف جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ جوڈیشنل ریکارڈ سے دکھائیں جسٹس اعجاز الحسن کب بینچ سے الگ ہوئے۔ اچھا اس کے بعد چیف جسٹس کا کہنا تھا جن ججز نے سماعت سے معذرت کی ان کے حکم نامے کا ریکارڈ وہ حکم نامے ریکارڈ کا حصہ ہے، بینچ سے کسی جج کو نکالا نہیں جا سکتا، یہ قانون کا اصول ہے، اس طرح کی تجویز عدالت کو کبھی نہیں دیں۔ جسٹس قائد عیسیٰ فائز سے پوچھا تھا 1 مین شو کس کو کہا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عمومی بات کی آپ کو نہیں کہا تھا، ماحول پورے ملک کی طرح عدالت اور باہر خراب ہے، ماحول ٹھنڈا کرنے میں اٹارنی جنرل نے مدد نہیں کی، یہ ایشو پارلیمنٹ کو خود حل کرنا چاہیے تھا، ایسا بولا چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ اس کے بعد ناظرین اس کے بعد یہ بھی بات کی گئی تھی کیا تنخواہوں میں کمی نہیں کم کی جا سکتی؟ وزارت سیکرٹری خزانہ سے بات کرتے یہ بات کی کہ ججز سے تنخواہیں کم کرنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ الیکشن کمیشن کو بھی اخراجات کم کرنے کا کہا، اس کے باوجود اگر کوئی قانونی رکاوٹ ہے تو عدالت ختم کر دے گی۔ حکومت
हिचकिचाहट का शिकार है। चीफ जस्टिस उमर अब्ताब बंदयाल का ऐसा कहना था, कैसे मुमकिन है 700 अरब रुपए के बजट से 21 अरब रुपए ना निकाले जा सके? आइनी तकाजा अहम है या सड़कें बनाना? इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद हुकूमत ने कहा कि किसी से बात नहीं करेंगे, अदालत फैसला करे। 450 अरब रुपये खर्च ना होने की वजह अखराजात में कमी है, तरक्याती अखराजात कम नहीं करने तो गैर तरक्याती अखराजात कम कर दें, ऐसा चीफ जस्टिस ने बोला। इसके बाद इरफान कादिर ने से बात करते हुए कहा कि आपने हल्के मूड में कहा था कि 3 मिनट में दलाइल मुकम्मल करूंगा, लेकिन इतने में तो दलाइल ख़त्म ही नहीं होते। चीफ जस्टिस उमर अब्ताब बंदयाल ने कहा, आप जिस पर इरफान कादिर ने जवाब दिया कि आप 3 मिनट नहीं 30 मिनट का सोच लें, 30 मिनट तक दलाइल दूंगा, लेकिन अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि आपने इलेक्शन की डेट देनी है और इलेक्शन करवाना है, तो उसके ऊपर फिर हम कोई बात भी नहीं करते। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने ऐसा कब कहा कि हमने इलेक्शन की डेट देनी है और इलेक्शन करवाना है। इसके बाद नाज़रीन, आपको जो आज का जो दूसरा पॉइंट था जस्टिस काजी ईसा फैज़ के हवाले से, उसके मैं आपको बता दूं, जस्टिस काजी ईसा फैज़ का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ख़त ओहदे से दस्तबरद होने का उन्होंने मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी ईसा फैज़ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ख़त लिखा है कि इनसे फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरद होने का मुतालबा किया है। जस्टिस काजी ईसा फैज़ ने लिखा है कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर कालेदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी ऑर्डर नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वर्जी है। ख़त में जस्टिस काजी ईसा फैज़ ने रजिस्ट्रार को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको सीनियर अफसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का इदराक होना चाहिए था। ये केस सो मोटो नंबर 4/2022 आर्टिकल 184(3) के अज़ खुद नोटिस के तहत सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट और आपके मफाद में बेहतर यही है कि 31 मार्च का सर्कुलर फौरी वापस लिया जाए। जस्टिस काजी ईसा फैज़ ने मज़ीद लिखा कि सर्कुलर वापस लेकर इन तमाम लोगों को मुतला किया जाए जिनको भेजा गया है। ख़त में उन्होंने लिखा कि आइन के तहत ब्यूरोक्रेसी को जुडिशरी से अलग रहना चाहिए। दीगर शहरों की तरह रजिस्ट्रार भी आइन के आर्टिकल 5 की शिक नंबर 2 का पाबंद है। इसके अलावा जस्टिस काजी ईसा फैज़ ने सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को भी खत लिखा है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी खत की कॉपी भिजवा दी है। जस्टिस काजी ईसा ने अपने खत में लिखा, ये सारी बातें नाज़रीन मैंने आपको बता दी हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है और ख्याल रहे कि 29 मार्च को हाफ़िज़ कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस काजी ईसा फैज़ की सरबराही में फैसला दिया गया था कि रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) अज़ खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी किए जाएँ। खसूसी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे और फैसला 2-1 सेट के तनासुब से जारी किया गया था। बाद 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी ईसा फैज़ के अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक फैसला पहले सर्कुलर जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि जस्टिस फैज़ जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज़ खुद नोटिस में आती हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफ़ियों से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होता। और इसके बाद नाज़रीन, आज की जो सबसे लास्ट और सबसे अहम बात है जो इमरान खान ने आज एक बयान में कही, वो आज उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि आज हम आइनी तरीक़ के अहम मोड़ पर खड़े हैं, जहां हम तुर्किया की तरह बन सकते हैं या फिर म्यांमार की तरह। हर किसी को इंतखाबात करने चाहिए, इंतखाब करना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है, आइन कानून के साथ या फिर करप्ट माफिया और फाशिज़म के साथ। नाज़रीन, ये आज के दिन के जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स और इम्पोर्टेंट जो कमरा अदालत में रिमार्क्स पेश किए गए और वकला और जजेस के दरमियान मुकालमा हुआ, उसके कुछ जो अपडेट्स हैं वो मैंने अपने व्यूवर्स के सामने रखी हैं और मज़ीद अपडेट्स के लिए इंशाअल्लाह लम्हा बालम्हा आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मैं अपने व्यूवर्स से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।